हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं वो है स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टैंडिंग वेव्स के बारे में जाना था, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझा था और ये सीखा था कि किस तरीके से स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो उसके कुछ मेजर पॉइंट्स जो आज हमें यूज में आने वाले हैं उसको रिकॉल करते हैं और आज का लेक्चर आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए क्या है टॉपिक हमारा। टॉपिक है स्टैंडिंग वेव्स ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, अभी मैं आपको यहां पर बताऊंगा आगे की कंडीशंस, लेकिन पहले जो कल हम लोगों ने सीखा है उसे यूज कर लेते हैं, यानी कि प्री कैप देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज स्टैंडिंग वेव क्या थी। स्टैंडिंग वेव हमारे पास थी जब दो आइडेंटिकल ट्रांसवर्स वेव हमारी अपोजिट डायरेक्शन में जो मूव कर रही है उनका सुपरपोजिशन होगा, तो जो पैटर्न ऑब्जर्वेशन होगा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। उसकी इक्वेशन हम लोगों ने क्या देखी थी, y इज इक्वल टू 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। इससे हम लोगों ने क्या देखा था, इससे हमने ये सीखा था कि जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी कर रहा है, एम्पलीट्यूड वेरीज विद पोजीशन, हम ये सीख चुके थे। ठीक है, दो पॉइंट्स हम लोगों ने देखे थे, एक नोड्स देखा था और एक क्या देखा था, एंटी नोड्स देखा था। नोड कैसे पॉइंट है, ऐसे पॉइंट्स जहां पर एम्पलीट्यूड क्या हो जाए बेटा, जीरो हो जाए, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, नोड्स बोलते हैं। और एम्पलीट्यूड जब हमारे पास मैक्सिमम हो जाए तो ऐसे पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी नोड्स बोलते हैं। ठीक है, इनकी कंडीशंस हम लोगों ने कैसे निकाली थी, इसी पर्टिकुलर इक्वेशन से कंडीशन को डिराइव किया था। समझिएगा क्या है, इफ साइन के एक्स की वैल्यू जीरो हो जाए, दैट इज ये पॉसिबल कब है, जब हमारे पास साइन एन पाई आ रहा हो। ठीक है, तो के एक्स की वैल्यू हमें मिल गई एन पाई, एन की वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो x बराबर आप यहाँ पर k की वैल्यू जानते हो, 2 पाई अपॉन लैम्डा लिखते हो, दैट इज एन पाई, पाई से पाई कैंसिल, x की वैल्यू हमें मिल गई एन लैम्डा बाई 2। ये है कंडीशन ऑफ नोड्स, आपने ये कल देखा था। आज हम लोगों को इसी कंडीशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसलिए मैं इसे दोबारा आपको समझा दे रहा हूं एक रिकैप के फॉर्म में। अच्छा, दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या थी, दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर साइन के एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन हो जाए। ठीक है, ये पॉसिबल कब होगा, आपको ये जानते ही हो, एन पाई बाई टू पर ये वैल्यू हमारे पास क्या होती है, मैक्सिमम होती है। एन की वैल्यू क्या होती है ये भी तुम्हें मालूम होना चाहिए, एन की वैल्यू 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो k की वैल्यू यहां से मिल जाएगी एन पाई बाई टू, एक्स बराबर देखो 2 पाई बाई लैम्डा एन पाई बाई टू, पाई से पाई कैंसिल, एक्स की वैल्यू आ गई एन लैम्डा बाई 4। ठीक है, ये वो कंडीशन है जब हमें क्या मिलने वाले हैं, एंटी नोड्स मिलने वाले हैं। ध्यान देना बेटा, कंडीशन ऑफ एंटी नोड्स, ये क्या है, कंडीशन ऑफ नोड्स। जरा ध्यान दो, समझो इस बात को कि क्यों मैं यहाँ पर आपको बार बार ये चीज समझा रहा हूं कि एन की वैल्यू को गौर करो। जब तुम एन की वैल्यूज को ध्यान से समझोगे तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि नोड और एंटी नोड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ठीक है, देखो अगर मैं एन बराबर जीरो कर दूं तो एन बराबर जीरो पर हमें एक्स बराबर क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अगर मैं एन बराबर वन कर दूं तो एक्स बराबर हमें क्या मिलेगा, लैम्डा बाई टू मिलेगा। मतलब ऐसे ही अगर हम बात करते जाएं, आगे बढ़ाते जाएं, प्रोसीड करते जाएं, देखो फॉर नोड्स, नोड्स की कहानी समझो बस। अगर n की वैल्यू को पुट किया जाए जीरो तो x बराबर जीरो, n बराबर वन करो तो x बराबर क्या आया, लैम्डा बाई टू, n बराबर टू करो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 लैम्डा बाई टू। समझ रहे हो, आप देख सकते हो इंटीग्रल मल्टीपल चल रहा है, किसका, लैम्डा बाई टू का। नोड्स के लिए हमें मिलता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू, ये ध्यान रखना। अभी मैं इसी को लिखूंगा बस। अच्छा, एंटी नोड्स के लिए देखो, एंटी नोड्स में हमें क्या देखने को मिल रहा है,
n बराबर 1 से स्टार्ट हो रही है कहानी। अगर तुम n की वैल्यू 1 पुट करते हो तो x बराबर लैम्डा बाई 4, n बराबर 2 पुट करते हो x बराबर 2 लैम्डा बाई 4। बात समझ में आ रही है? n बराबर 3 पुट करते हो x बराबर 3 लैम्डा बाई 4। समझे? अच्छा, अगर इसे मैं ऐसे लिख दो तो 1/2 लैम्डा बाई 2, इसे मैं अगर इस तरीके से लिखूं 2/2 लैम्डा बाई 2, इसे मैं लिखूं 3/2 लैम्डा बाई 2। अब मुझे बताओ ये मैंने क्यों लिखा है? आप इससे देख सकते हैं यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है हाफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल। समझे? तो एंटी नोड्स के लिए कंडीशन जो आ रही है वो कैसी आ रही है बेटा? हाफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। लैम्डा बाई 2 का हाफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल जब होगा तो हमें एंटी नोड्स मिल रहे हैं, और जब इंटीग्रल मल्टीपल होगा तो हमें क्या मिल रहे हैं? लैम्डा बाई 2 मिल रहा है, मतलब नोड्स मिल रहे हैं। ये है स्टार पॉइंट जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। बात समझ में आई? और ये मैंने कहां से डेवलप किया? कहीं से नहीं, बस अपनी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन को याद किया या समझा, और उसी के एम्पलीट्यूड और जहां पर जीरो किया उसे नोड मान लिया, जहां पर मैक्सिमम किया उसे क्या बताया? एंटी नोड, जो कि हम पिछले क्लासेस में देख चुके हैं। ठीक है, ये बात आज हमें ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि जब हम लोग स्ट्रिंग्स पर स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन करेंगे तब हम ये चीज का इस्तेमाल करेंगे अपने इक्वेशन को डिराइव करने। चलिए समझते हैं कि पहला क्वेश्चन। अब आते हैं अपने टॉपिक पे, स्टैंडिंग वेव्स ऑन स्ट्रिंग। पहला क्वेश्चन ये है बेटा कि स्ट्रिंग पर स्टैंडिंग वेव कैसे फॉर्म होती है। सबसे सिंपल सा क्वेश्चन कि हाउ स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म्ड ऑन स्ट्रिंग। तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव्स का कॉन्टिन्यूअस सुपरपोजिशन होना चाहिए स्ट्रिंग पर, तभी क्या बनेगा? स्टैंडिंग वेव बनेगी। अब तुम पूछोगे सर ये रिफ्लेक्टेड कहां से आ गया टर्म? तो चलो समझाता हूं इसे कि कैसे ये टर्म हमारे सामने आ रहा है। और इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, ये जो मैंने अभी बनाया है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 नोट्स और हाफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 एंटी नोट्स, मैं लिख देता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। ठीक है, या कॉन्सेप्ट यूज में मैं इसे डायरेक्टली लिखा। पहला कॉन्सेप्ट, अगर हमारे पास वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 क्या मिलेगा? नोट्स। दूसरा, हाफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 क्या बनेगा? ये बनेगा एंटी नोट्स। ठीक है, इसे ध्यान रखना। अब आगे के कॉन्सेप्ट्स जो अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि स्टैंडिंग वेव स्ट्रिंग पर डेवलप कैसे होगी। ठीक है, क्वेश्चन, हाउ स्टैंडिंग वेव्स आर डेवलप्ड ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, जब ये जानोगे तभी तो हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग की कंडीशंस क्या बनेंगी क्या नहीं बनेंगी। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है, आपने स्ट्रिंग देखी होगी, रस्सी देखी होगी, आप जानते हो कि रस्सी के दो एंड्स होते हैं ये। ठीक है, अब अगर आप इन एंड नंबर 1 और एंड नंबर 2, ठीक, इतनी बात। अब यहां पर जब हम वेव प्रोड्यूस करेंगे या डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे, पल्स जनरेट करेंगे, तो वो पल्स आगे बढ़ेगी। ठीक है, अब मैं ये कहता हूं कि मैं एंड को फिक्स कर दूं, एक एंड को या दोनों एंड को। ठीक है, तो उससे क्या होगा? इंसिडेंट वेव चलेगी और इधर से टकरा करके रिफ्लेक्टेड आएगी, फिर ये वेव यहां टकरा करके ऐसे जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि बार बार आपको वेव्स देखने को मिल रही हैं, और इन्हीं वेव्स का कॉन्टिन्यूअस सुपरपोजिशन ही स्टैंडिंग वेव बनाएगा।
समझ में आ गई बात? तो इसका आंसर है बेटा कि ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस सुपरपोजिशन ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव्स on string, the standing wave are developed. इस तरीके से स्टैंडिंग वेव क्या होती है, डेवलप होती है। ठीक है, अब एक पॉइंट और बच रहा है, उसे समझ लो बस, ताकि जब मैं आगे नाम इस्तेमाल करूं, एक टर्म है, उस टर्म को जब आप पढ़ लोगे तो आगे यूज करने में आसानी होगी। वो टर्म है बेटा हार्मोनिक्स। क्या है? हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स को ही हम लोग दूसरा नाम देते हैं नॉर्मल मोड। क्या बोलते हैं? नॉर्मल मोड। अब ये क्या होता है भैया, हार्मोनिक्स क्या है या नॉर्मल मोड क्या है? तो पहले हम गंवारों की लैंग्वेज में बताते हैं, लेमैन के लैंग्वेज में। जितने नंबर ऑफ लूप्स बन रहे हैं, छल्ले जो बन रहे हैं स्टैंडिंग वेव में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हार्मोनिक्स बोलते हैं। अब आ जाओ थोड़ी सी अपने फिजिक्स की लैंग्वेज। फिजिक्स की लैंग्वेज क्या कह रही है? द नंबर ऑफ पैटर्न ऑन स्टैंडिंग वेव इज नोन एज हार्मोनिक्स। तो मैंने क्या बोला? जो पैटर्न बन रहा है उसका नंबर बताना है। बात समझ में आई? द नंबर ऑफ पैटर्न और ऑक्सीलेशंस observed in standing wave। स्टैंडिंग वेव में जो नंबर दिखता है ना, कितनी ऑक्सीलेशंस बनी है, कितना लूप बने हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक्स। इन स्टैंडिंग वेव इज कॉल्ड हार्मोनिक्स। इसी को हार्मोनिक्स कहा जाता है, या हम लोग नाम देते हैं नॉर्मल। और हार्मोनिक्स या नॉर्मल मोड के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आ गई? एंड द फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू हार्मोनिक्स इज कॉल्ड नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। इसी को हम लोग नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्लियर हुआ बेटा कॉन्सेप्ट? तो इन तीनों टर्म्स को आप जब तक याद रखोगे, तब तक स्टैंडिंग वेव बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी कि कौन सी कंडीशंस है स्टैंडिंग वेव की स्ट्रिंग पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना टॉपिक, दैट इज स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग। स्टार्ट वैसे हो चुका है, बस अब हम लोगों को कैलकुलेशंस करनी है, मैथमेटिकल एनालिसिस करनी है। ठीक है, देखो बेटा यहीं से स्टार्ट करता हूं, मैथमेटिकल एनालिसिस। लेकिन मैथमेटिकल एनालिसिस को समझने से पहले, अभी मैंने एक शब्द यहां पर बोला था, एक कंडीशन यहां पर इंपोज की थी कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, ये हमारी क्या हो गई? स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के दो एंड्स होंगे। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि क्या दोनों एंड फिक्स है, या दोनों एंड्स में से कोई एक एंड फिक्स है, एक ओपन है। अब तुम बोल सकते हो सर ऐसा करिए दोनों ओपन कर दीजिए। बड़े भाई हम दोनों ओपन नहीं कर सकते, उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आप दोनों ओपन कर दोगे तो आपको ये वेव ही नहीं मिलेगी, रिफ्लेक्शन का केस ही नहीं आएगा। तो मैथमेटिकल एनालिसिस हमारी तीन कैटेगरी में हो सकती है, तीसरी कैटेगरी में लिखूंगा लेकिन वो होगी नहीं, मैं बताता हूं कौन सी। पहली, 3 केसेस आर पॉसिबल। पहला, बोथ ends of string is fixed। दोनों एंड क्या हो? फिक्स हो। दूसरा, वन एंड फिक्स एंड वन एंड इज फ्री। एक एंड फिक्स हो और दूसरा एंड क्या हो? फ्री हो। तीसरी कंडीशन क्या है? बोथ
एंड्स आर फ्री, दोनों के दोनों एंड्स हमारे क्या हो, क्लियर बेटा। दोनों एंड जब फिक्स होंगे तो हमें रिफ्लेक्टेड वेव मिलेगी और इंसिडेंट वेव तो हमारे हाथ में, मतलब स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होगा, इसलिए ये केस पॉसिबल है, ठीक है। वन एंड फिक्स है, एक एंड फ्री है, ये भी केस पॉसिबल है, लेकिन जब दोनों एंड आप फ्री कर दोगे तो रिफ्लेक्टेड वेव ही नहीं प्राप्त होगी, इसलिए ये केस पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखना, यहां पर हम स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, हम एयर कॉलम की बात नहीं कर रहे हैं। आज का टॉपिक आपका स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रिंग है। जब मैं आपको साउंड वेव पढ़ा दूंगा उसके बाद मैं आपको दोबारा स्टैंडिंग वेव पढ़ाऊंगा, उसमें एयर कॉलम्स में। एयर कॉलम का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी जो हमारे सामने स्टैंडिंग वेव फॉर्म होती है, उसमें जो फॉर्म होती है जैसे फ्लूट में, बांसुरी में, विसल में, तो इन सब की कंडीशंस क्या है, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ अपना फोकस इस बात पर रखो कि तुम्हारी जो कंडीशन डेवलप हो रही है वो किसके लिए हो रही है, स्ट्रिंग के लिए डेवलप हो रही है। तो मैथमेटिकल एनालिसिस जो हम पॉसिबल कर सकते हैं वो सिर्फ दो ही केस कर सकते हैं, दोनों एंड हमारे फिक्स हो या एक एंड फिक्स हो और एक एंड क्या हो, फ्री हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पहली कंडीशन को सॉल्व करें कि दोनों एंड्स हमारे क्या है, फिक्स है, और उसके लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज की कंडीशन फाइंड करें, ठीक है। ध्यान देना, इस बात को एक बार देख लो, जो चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है वो चीज आप डिस्कस कर लो, ठीक है। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके सामने लिखी है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू नोट्स, हाफ ऑर्ड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू एंटी नोट। अभी ये चीज मैं आपको दिखाऊंगा, अभी देखो, समझो इस बात को। और बेटा प्रॉपर नोट्स बनाते चलिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको चीजें ज्यादा लंबे समय तक समझनी है, ज्यादा लंबे समय तक ग्रेस्प करनी है, कॉन्सेप्ट्स को मेमोराइज रखना है, तो आपको नोट्स बना करके उसका रिवीजन करते रहना पड़ेगा। ये नहीं है कि सिर्फ नोट्स बना लिया और रिवाइज नहीं कर रहे हो तो चीजें तुम्हें याद रही, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए सबसे पहली कंडीशन देखो क्या है, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट ये है, बोथ एंड्स ऑफ स्ट्रिंग इज फिक्स्ड, दोनों एंड्स हमारे क्या है, फिक्स। चलो समझो क्या कंडीशन, ये हो गई आपके पास एक स्ट्रिंग, आपने ये दोनों एंड्स को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। बेटा ये भी फिक्स्ड एंड है और ये भी आपके पास क्या है, फिक्स्ड एंड है, क्लियर। अब सबसे पहला क्वेश्चन कि फिक्स्ड एंड पर क्या फॉर्म होता है, नोड या एंटी नोड। आप सीरियसली जानते हो कि फिक्स्ड एंड पर हमेशा फॉर्म होता है नोड, कल भी मैंने आपको बता रखा है। चलिए वापस समझा देता हूं कि फिक्स्ड एंड पर नोड कैसे काम होगा। अब आप ऐसे समझो कि मान लो ये तुम्हारे पास एक रस्सी का पोर्शन हो गया, ऐसे समझ लो, थोड़ी थोड़ी देर के लिए ये हो गई हमारे पास रस्सी, ठीक है। मैंने इस एंड को भी फिक्स कर दिया, इस एंड को भी फिक्स कर दिया, क्लियर। अब जरा बताओ, अगर मैं इस पे कोई भी वेव प्रोड्यूस करूं, कुछ भी प्रोड्यूस करूं, कोई भी डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करूं, तो क्या ये दोनों एंड्स, ये वाले और ये वाले, देखो ये क्या इन दोनों एंड्स की डिस्प्लेसमेंट होगी, नहीं होगी ना। इसका मतलब ये दोनों जीरो डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन को रख रहे हैं, और जीरो डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन हमारी किसके लिए होती है, नोड के लिए होती है। तो इसीलिए मैंने लिखा कि जब दोनों एंड्स हमारे फिक्स होंगे तो उनके एंड्स पर क्या फॉर्म होने वाला है, नोड। और मान लो कि आपके पास जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो एल है, ये हो गई तुम्हारे पास लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। समझ में आई बात, पहली कंडीशन, ठीक। नोट्स आ चुके हैं, ध्यान देना, इन दोनों एंड्स पर क्या आ चुके हैं, नोट्स। और आपने थोड़ी देर पहले ये सीखा है कि नोड की फॉर्मेशन कब हो रही है, जब हाफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल आए तब। देखो पहली कंडीशन, इफ एल बराबर लैम्डा बाई टू,
अगर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लैम्डा बाई 2 के बराबर हो जाए तब क्या होगा, दोनों एंड्स पर हमारे क्या बनेंगे, नोड्स बनेंगे। कैसे बनेंगे देखना भाई, ये समझ में आई बात, ये देखो ये है, ठीक। और दो नोड्स के बीच में हम लोगों के पास क्या बनता है, एंटी नोड बनता है। अगर एल की वैल्यू यहां पर देखो 1 लैम्डा बाई 2 थी, 2 लैम्डा बाई 2 आ गया, क्योंकि नोड की कंडीशन अभी तुमने देखी थी, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2 मतलब लैम्डा की बात हो रही है। ध्यान से समझना क्या बात होने वाली है यहाँ पे, ये देखो दोनों एंड्स फिक्स क्या बन गए, नोड। दो नोड्स के बीच में क्या आता है, एंटी आता है। समझ में आ रही बात। तीसरी कंडीशन, इफ एल बराबर 3 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2 आ जाए, देखो ये, यहां ध्यान दो, ये हो गया नोड, ये हो गया नोड, ये नोड है, ये आपका नोड है, ये क्या हो गया, एंटी नोड, एंटी नोड। अब मुझे ये बताओ यहाँ पर कितने नंबर ऑफ लूप्स बन रहे हैं, छल्ले कितने नंबर ऑफ, बोलोगे सर एक, यहाँ कितना छल्ला है, दो, यहाँ कितना छल्ला है, तीन, ठीक है। अभी हार्मोनिक्स की डेफिनेशन तुम्हें मैंने क्या बताई थी, कि जितने नंबर ऑफ पैटर्न्स ऑब्जर्व होते हैं स्टैंडिंग वेव में उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोनिक्स। भैया यहां देखो, एक लूप मतलब फर्स्ट हार्मोनिक, ये कौन सी हो गई तुम्हारे पास, फर्स्ट हार्मोनिक, समझ गए। दो लूप कौन सी हो गई, सेकंड हार्मोनिक। तीन लूप कौन सी हो गई, थर्ड हार्मोनिक, समझ गए। फर्स्ट हार्मोनिक को ही बोलते हैं फंडामेंटल, क्या बोलते हैं, फंडामेंटल और फर्स्ट हार्मोनिक। तो अब समझ चुके होंगे कि मैं यहाँ पर क्यों तुम्हें बार बार याद दिला रहा था हार्मोनिक का मतलब। तो फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक का मतलब ये हुआ कि स्ट्रिंग पर जो छल्ले बने हैं, जो पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है स्टैंडिंग वेव का, उसका नंबर कितना है, 1। तो जर्नल कंडीशन क्या हुई, इन जनरल एल बराबर कितना आ गया बेटा, एन लैम्डा बाई 2 आ गया। और यहां से तुम देख सकते हो लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है 2l अपॉन एन, आ गई। और n की वैल्यू तुम जानते हो कहां से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी। तो n बराबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, समझ गए। तो ये है तुम्हारे पास लैम्डा की वैल्यू। अब फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तुम देख सकते हो लैम्डा किस पर डिपेंड कर रहा है, n पर, मैंने इसलिए n लिख दिया। व्हाट इज n, दैट इज वेवलेंथ ऑफ nth हार्मोनिक। nth हार्मोनिक्स की क्या हो गई है, वेवलेंथ हो गई। ऑल्सो फॉर्मूला पढ़ा है सब लोगों ने, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इज इक्वल टू वेव स्पीड, पढ़ा है ना। तो यहां से हम देख सकते हैं कि अगर हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, एफ लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, 2l अपॉन एन, बी हो गई एफ बराबर बी एन अपॉन 2। दिस इज, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल या nth हार्मोनिक। nth हार्मोनिक्स की ये क्या होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी होती है। बात समझ में आ गई। ये तब की कंडीशन है जब दोनों एंड्स आपके क्या है, ठीक। अच्छा, अब वहां पर तुम मुझसे पूछ सकते हो सर एंटी नोड वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही कि नहीं हो रही, देखो बिल्कुल हो रही है भैया। अगर लैम्डा बाई 2 यहां से यहां तक की डिस्टेंस है तो इसकी आधी कितनी होगी, लैम्डा बाई 4। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या पढ़ाया था कि एंटी नोड्स कहां पर बनते हैं,
हाफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, ये वाली कंडीशन। मतलब अगर n बराबर 1 रखोगे तो हमारे पास पहली पोजीशन एंटी नोड की कितनी आएगी, लैम्डा बाई 4। समझ में आ गई बात? ये थी कंडीशन जब दोनों एंड्स क्या थे, फिक्स थे। अब हम लोग उस कंडीशन को पढ़ने चल रहे हैं जब एक एंड फिक्स हो और दूसरा एंड क्या हो, ओपन हो। देखो क्या कंडीशन होती है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बस ध्यान देते रहो कि बेसिक्स क्या है। बेसिक्स पर अगर ध्यान रहेगा, मजबूत से पकड़ बनी रहेगी, तो चीजें आराम से क्लियर हो जाएंगी। देखो बेटा, केस सेकंड है वन एंड फिक्स एंड वन एंड इज फ्री। एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड हमारा क्या है, फ्री। ठीक है, सबसे पहली बात, फिक्स्ड एंड पर क्या बनता है, आप बोलोगे सर नोड बनता है। फ्री एंड पर क्या बनता है, आप बोलोगे सर एंटी नोड बनता है। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। ये हो गई तुम्हारे पास स्ट्रिंग, आपने एक एंड फिक्स कर दिया, दूसरा एंड क्या कर दिया, फ्री कर दिया। ये है तुम्हारे पास फिक्स्ड और ये तुम्हारे पास है फ्री एंड। इस स्ट्रिंग की लंबाई कितनी है, समझ गए? माइंड में मेकअप हो चुका है कि इस एंड पर क्या आने वाला है, एंटी नोड आने वाला है। चलो चालू करते हैं। एंटी नोड यहाँ पे आ गया हमारे पास, ये है हमारा एंटी नोड। और फिक्स्ड एंड पर क्या आने वाला है मुझे, फिक्स्ड एंड पर आने वाला है नोड। तो बन गई नोड और ये है हमारे पास रस्सी की इनिशियल कंडीशन। अब एक नोड और एक एंटी नोड के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है, बोलो? आप बताओगे सर लैम्डा बाई 4 की होती है। तो हमने पहली कंडीशन रखी, तो लैम्डा बाई 4 कुछ और थोड़ी ना है, ये है मैटर। समझे, समझ गए? ये देखो लैम्डा बाई 4 पहली कंडीशन। ठीक है, तो आपने क्या बोला कि सर इस केस में एल की वैल्यू जो है वो लैम्डा बाई 4 है। ठीक, बहुत अच्छे। आगे देखो, अब मैं अगर आपसे बोलूं कि हमारे पास यहाँ पर तो एंटी नोड ही बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, नोड बनेगा। अब एक कंडीशन और है, इस पॉइंट पर हम बना देते हैं नोड। देखो कैसे, ये देखो। अब इसकी लेंथ बताओ कितनी होगी, लेंथ जोड़ना है ना, बताना। दो एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 4, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस लैम्डा बाई 4, यहां से यहां तक की डिस्टेंस लैम्डा बाई 4, यहां से यहां तक की डिस्टेंस लैम्डा बाई 4। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 3 लैम्डा बाई 4। तो एल की वैल्यू आपने यहां से क्या सीखी भैया, एल बराबर 3 लैम्डा बाई 4। कुछ समझ में आ रहा है? जो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था वही चीज तो निकल के आ रही है। कैसे आ रही है, आप इसे ऐसा लिख सकते हो, देखो 1/2 लैम्डा बाई 2। इससे आप क्या लिख सकते हो, 3/2 लैम्डा बाई 2। हाफ ऑड इंटीग्रल आ रही है। तो फॉर nth पैटर्न अगर मैं बात करूं तो nth पैटर्न के लिए क्या रिजल्ट आएगा, एल बराबर, यहाँ देखो 3n/2 लैम्डा बाई 2 लिखा है, तो मैं लिख सकता हूँ n/2 लैम्डा बाई 2 लिखा जा सकता है। तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, n लैम्डा बाई 4। अब n की वैल्यू बताना मुझे, n की वैल्यू क्या होगी, 1, 3, 5, 7, 9, इस तरीके से हमारे पास n की वैल्यू चलेगी, 1, 3, 5 एंड सो ऑन। तो L बराबर n लैम्डा बाई 4 आ गया और यहां से लैम्डा की वैल्यू हमें मिलती है 4L अपॉन, ठीक है, 1, 3, 5 एंड सो ऑन। चलो बताना मुझे भैया, n बराबर 1 कौन सी फ्रीक्वेंसी,
फर्स्ट हार्मोनिक एन बराबर 3, कौन सी फ्रीक्वेंसी, थर्ड हार्मोनिक 5, फिफ्थ हार्मोनिक। ये सारे के सारे कौन से पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये कुछ और नहीं है, ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ऑड हार्मोनिक्स को ही तो रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, ऑल आर ऑड हार्मोनिक्स। ठीक, लिख सकते हो फर्स्ट हार्मोनिक, इसे लिख सकते हो थर्ड हार्मोनिक, ऐसे ही तुम आगे यहाँ जाकर के nth हार्मोनिक को लिख सकते हो। अब तुम nth की वेवलेंथ निकाल चुके हो, तो तुम यहाँ से फॉर्मूला बनाओ, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ बराबर वेव स्पीड। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आएगी एनवी अपॉन 4L। ये है हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑड हार्मोनिक्स। ऑड हार्मोनिक्स की ये फ्रीक्वेंसी आ गई, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एन की वैल्यू क्या चल रही है, 1 3 5 7 चल रही है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास स्टैंडिंग वेव का स्ट्रिंग पर। क्लियर। अब चलो थोड़ा सा और मजेदार चीज बनाते हैं। मजेदार चीज ये है कि अभी तक जो तुम्हारे पास स्ट्रिंग थी वो एक ही थी, सिंगल थी। अब मैं इसे कंपोजिट करने जा रहा हूं। कंपोजिट का मतलब एक स्ट्रिंग दूसरे मटेरियल दूसरे लेंथ की होगी, दूसरी स्ट्रिंग दूसरे मटेरियल दूसरे स्ट्रिंग की होगी, और उन दोनों को हम ऐसे गांठ जोड़ देंगे। ठीक है, और जैसे ही जोड़ेंगे तो आप देख सकते हो एक नई रस्सी तैयार होगी जिसमें दो अलग अलग स्ट्रिंग्स लगी। तो अब हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कंडीशंस में क्या निकल के आने वाली है कंडीशन। ठीक है, देखो तो अब हम लोगों का जो टॉपिक है वो है स्टैंडिंग वेव ऑन कंपोजिट। क्या है, कंपोजिट। कंपोजिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम दो अलग अलग स्ट्रिंग्स लेंगे जिनका मटेरियल अलग होगा, उनकी लेंथ अलग होगी, और ऐसे केसेस को हम लोग देखेंगे कि कौन सी कंडीशन वहां पर डेवलप हो रही है। ठीक है, चलो देखो क्या है कंडीशन। स्टैंडिंग वेव्स ऑन कंपोजिट स्ट्रिंग्स। ठीक है, अब ये टॉपिक है हमारा। तो कंपोजिट स्ट्रिंग का मतलब समझ आ गया मैंने। देखो, लेट टू स्ट्रिंग्स ऑफ different material having mass densities mu1 and mu2 and length L1 and L2 are joined end to end to form a composite string। दो स्ट्रिंग थी डिफरेंट मटेरियल की, मैं समझाता हूं कैसे। मान लो, देखो ये इस पे पन्नी लगी हुई है, तो इससे आप कह सकते हो कि एक स्ट्रिंग है, इस पे नहीं लगी हुई है तो दूसरी स्ट्रिंग है। ठीक है, तो अब इसको एंड टू एंड ज्वाइन कर देना है। क्लियर हुआ। तो अब ये एक पूरी स्ट्रिंग बन गई, एक एंड से दूसरे एंड तक ये एक स्ट्रिंग बन गई। तो अब हमें इस स्ट्रिंग पर स्टैंडिंग वेव की कंडीशन को फाइंड करना है। तो नाउ वी हैव टू फाइंड द कंडीशंस ऑफ स्टैंडिंग वेव ऑन कंपोजिट स्ट्रिंग। कंपोजिट स्ट्रिंग पर हमें फाइंड करना है। समझना बेटा, ये है तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग, मान लेते हैं कि इसकी लंबाई L1 है, इसकी लंबाई कितनी है L2, इसकी मास डेंसिटी mu1 है, इसकी मास डेंसिटी mu2। आप बोलोगे सर सिमिलर दिख रही है, लो भैया थोड़ा सा इसको कलर कर, ताकि ये डिफरेंट दिखने लगे पहली वाली से। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग 1 और ये तुम्हारी क्या हो गई स्ट्रिंग। अब ये कंपोजिट स्ट्रिंग्स हैं। क्लियर,
ये है हमारा एंड 1, ये है एंड 2। इस एंड को हम नाम देते हैं पॉइंट पी। पॉइंट पी बोल सकते हो जंक्शन। समझ गए? तो सारी कहानी इस बात पर निर्भर करेगी कि हमारा जंक्शन जो है वो कैसा हो। ठीक, और इन दोनों को हम लोग क्या करने वाले हैं, फिक्स करने वाले हैं। इन दोनों एंड्स को, एंड 1 और एंड 2 को हम क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। चलो देखो, कंडीशन ऑफ स्टैंडिंग वेव ऑन कंपोजिट स्ट्रिंग। ठीक है, फिक्स बोथ एंड्स 1 and 2 of the composite string। आपने कंपोजिट स्ट्रिंग के दोनों एंड्स को फिक्स कर दिया, और जैसे ही तुमने फिक्स किया तो मुझे ये बताओ कि जो एंड्स पर बनने वाली कंडीशन है वो क्या होगी, नोड होगी कि एंटी नोड? आप सीधे बोलोगे सर नोड होगी। तो बोथ एंड 1 and 2 ऑफ द कंपोजिट स्ट्रिंग आर फिक्स्ड, हेंस nodes are formed at end 1 and 2। समझ गए? यहां पर नोड्स बन रहा है, बट all this situation depends upon junction point P। जंक्शन पॉइंट P पर डिपेंड कर रही सारी सिचुएशन। कैसे हो सकता है कि जो हमारा पॉइंट P हो वो नोड की तरह काम करे, और हो सकता है कि जो हमारा पॉइंट P हो वो एंटी नोड की तरीके काम करे। अब आप पूछोगे कि सर पहले हमें ये समझाइए कि ये नोड और एंटी नोड बनेगा कैसे पॉइंट। तो भैया उसको समझने के लिए आओ कंडीशन देखते हैं कि क्या है कंडीशन, कैसे हमारा जो पॉइंट P है वो नोड और एंटी नोड की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन उससे पहले हम लिख लेते हैं कि कंडीशन क्या है। तो बट ऑल द सिचुएशन डिपेंड ऑन जंक्शन पॉइंट P वेदर इट एक्ट्स एज नोड और एंटी नोड, किस तरीके से वो काम करने वाला है। तो हमारे पास दो केस तो आ गए। कौन कौन से केस पॉसिबल है देखो, सो वी हैव टू केसेस पॉसिबल। पहला, पॉइंट P एक्ट एज नोड, पॉइंट P नोड की तरह काम करे। और दूसरा केस, पॉइंट P एक्ट एज एंटी नोड। समझे? तो अभी तक मैंने तुम्हें यह समझा दिया था कि स्टैंडिंग वेव स्ट्रिंग पर कैसे डेवलप हो रही है। इसकी कंडीशन में तुम्हें बता चुका हूं कि भैया रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट वेव जो हमारी है उसके कॉन्टिन्यूअस सुपरपोजिशन से स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होता है। इज इट क्लियर? अब कुछ कंडीशन हमें यहां पर भी समझनी पड़ेगी कि कंपोजिट स्ट्रिंग पर हम कैसे स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन करेंगे। तो वो कंडीशन क्या है देखो, कंडीशन of formation of standing wave on composite string। तो बहुत सिंपल सी कंडीशन है कि वही हमारी वेव, स्टैंडिंग वेव तभी बन सकती है कंपोजिट स्ट्रिंग में जब फ्रीक्वेंसी किसी भी हार्मोनिक की, ध्यान देना, किसी भी हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए इंडिविजुअल स्ट्रिंग की हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी से। तो मैंने क्या बोला, पहले लिखो समझो, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी हार्मोनिक इज रेजोनेटेड, रेजोनेटेड लिख सकते हो या मैच्ड लिख सकते हो, मैच्ड विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रिंग। इंडिविजुअल स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी, इंडिविजुअल स्ट्रिंग 1 and 2। देखो हम ये जानते हैं कि अगर स्टैंडिंग वेव बनेगी
तो हार्मोनिक्स आएगा। अगर हार्मोनिक्स आएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी आएगी, वो फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए स्ट्रिंग 1 या स्ट्रिंग 2 की फ्रीक्वेंसी के साथ, तभी स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन नहीं होगा। यही कंडीशन यहाँ पर लिखी। चलो अब मैथमेटिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, और मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ये स्टार्ट करते हैं दो कैटेगरी के लिए। पहली कैटेगरी क्या है कि पॉइंट पी हमारे पास क्या है, किस तरीके से बिहेव कर रहा है, नोड की तरह, और दूसरी कैटेगरी क्या है, एंटी नोड की तरह। देखो भैया, मैथमेटिकल एनालिसिस, तो मैथमेटिकल एनालिसिस हमारे पास क्या है, पहला केस, पॉइंट पी एक्ट एज नोड। अगर पॉइंट पी तुम्हारे पास नोड की तरह बिहेव कर गया तो मतलब क्या कंडीशन क्या बनेगी, देखो ये ठीक, ये नोड है, ये भी नोड है, यहां कहीं पॉइंट पी था, ये हमारी अलग स्ट्रिंग दिखाने के लिए मैं इसे कलर कर दे रहा हूं। इस पॉइंट पर भी हमने क्या बना दिया, नोड बना दिया। इसकी लंबाई कितनी, L1, इसकी लंबाई कितनी, L2, ठीक है। इसकी लीनियर मास डेंसिटी μ1, इसकी मास डेंसिटी μ2। तो हमारे पास केस क्या आ गए, इंड कंडीशन क्या आ गई, जरा बताओ तो भैया। यहां से अगर पॉइंट पी नोड की तरह काम कर रहा है, सो इंड कंडीशन ऑफ स्ट्रिंग्स आर, इंड कंडीशन बताना। इंड कंडीशन का मतलब इंड्स पर क्या क्या बन रहा है ये बताओ। स्ट्रिंग 1 की इंड कंडीशन क्या क्या बन रही है, नोड नोड की तरीके। स्ट्रिंग 2 की कंडीशन क्या बन रही है, नोड और नोड की तरीके। अब मुझे बताओ, क्या ये दोनों केस, जो ये केस तुम्हारे सामने निकल के आया, वो सिमिलर नहीं है बोथ एंड फिक्स्ड वाली कंडीशन का, बिल्कुल है। तो दिस इज सिमिलर टू बोथ एंड्स फिक्स्ड। अब इसी की कंडीशन लगाओ और अपना एनालिसिस पाओ, इतना ही करना है। देखो नोट्स बेटा बनाते रहना, मैं बार बार बोल रहा हूं, और उसे रिवाइज करो। आज शायद 8वां लेक्चर है इस सीरीज का, वेव मोशन की, और ट्रांसवर्स वेव की कंडीशन खत्म हो रही है, और कल से हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी साउंड वेव के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कल से साउंड वेव स्टार्ट हो रही है। देखो भैया, पॉइंट पी हमारा नोड पे आते आते बैक इस पे, पॉइंट पी नोड कंडीशन हो गई, स्ट्रिंग 1 की नोड हो गया, स्ट्रिंग 2 की भी नोड हो गई। ध्यान देना, बोथ एंड फिक्स है, ठीक है। देखो सिचुएशन देखो, स्ट्रिंग 1 डायग्राम से समझोगे बहुत अच्छे समझ में आएगा। ये बना नोड, ये बना नोड, समझे। स्ट्रिंग 2 ये बना नोड और ये बना नोड। अब बताओ, नोड और नोड अगर एंड्स पर मिल रहे हैं तो हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो कैसी आएगी, ऐसी तो आएगी। ये बात समझ में आई, नहीं आई, अच्छा। ये पहली कंडीशन, अगर लंबाई लैम्डा बाई 2 के बराबर आ जाए, अगर लंबाई लैम्डा बाई 2 के बराबर आ जाए तो दोनों एंड्स कैसे हुए, नोड्स हुए। और देखो थोड़ा सा और डायग्राम से समझो, ये भी नोड, ये भी नोड, तो मैं ऐसे कुछ बना सकता हूं, ये कंडीशन बना सकता हूं। कुछ समझ में आ रही बात है, बिल्कुल। इंटीग्रल लूप्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। तो यहां पर हमारे पास आएगा इंटीग्रल नंबर ऑफ लूप्स, समझ गए। सिमिलर कंडीशन यहां पर भी कुछ होगी, एन नोड नोड, ठीक। चलो ये भी नोड, इंटीग्रल नंबर ऑफ लूप्स आए, इंटीग्रल नंबर ऑफ लूप्स आ गए भैया।
अगर स्ट्रिंग अलग अलग है तो नंबर ऑफ लूप्स भी अलग अलग होंगे। तो हमने नाम दिया n1, यहाँ पर नाम दिया n2। कंडीशन आती है ना इंटीग्रल नंबर ऑफ लूप्स की, लगाओ। तो क्या कंडीशन बनेगी, जो लेंथ है वो n लैम्डा बाई 2 के बराबर होगी, बिल्कुल होगी। लेंथ कितनी थी बताओ, L1 थी, बहुत अच्छे। मटेरियल अलग अलग है, इसलिए ना वेवलेंथ भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो हम यहाँ पे लैम्डा 1 मान लेते हैं। इसका बताओ जरा। सिमिलरली L2 बराबर N2 लैम्डा 2/2 आएगा, बिल्कुल आएगा। लैम्डा 1 की वैल्यू मिल गई तुम्हें 2L1 अपॉन N1, और यहाँ पर लैम्डा 2 की वैल्यू मिल गई 2L2 अपॉन N2, मिल गई, कहे बिल्कुल मिल गई सर। अच्छा, एक बात और बताओ, इसे क्वेश्चन 1 दे दो, इसे क्वेश्चन 2 दे दो। ये बताओ, अगर वेव स्ट्रिंग पर चल रही है तो उसकी कुछ स्पीड होगी, होगी सर। क्या रिलेशन होगा, v बराबर अंडर रूट टी बाई म्यू। टी मतलब टेंशन और म्यू क्या है, हमारा लीनियर मास डेंसिटी। तो नाउ इफ वेव इज प्रोपागेटेड ऑन स्ट्रिंग, देन वेव स्पीड इज v बराबर अंडर रूट टी अपॉन म्यू। ये होती है, हाँ बिल्कुल होती है। ऑल्सो फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा बराबर वेव स्पीड, पढ़ा है, पढ़ा है सर। तो ये बताओ, इन दोनों टर्म में कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट रहेंगी दोनों स्ट्रिंग्स के लिए। तो पहली चीज जो कांस्टेंट रहेगी वो टेंशन, और दूसरी चीज जो कांस्टेंट रहेगी वो फ्रीक्वेंसी। क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी भी मटेरियल या मीडियम की प्रॉपर्टी नहीं है, फ्रीक्वेंसी हमारी वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो आप यहां पर ऐसा लिख सकते हैं कि जो वेलोसिटी है यहाँ पर, इससे v1 की वैल्यू लिख सकते हो अंडर रूट टी बाई म्यू वन, और v2 की वैल्यू लिख सकते हो अंडर रूट टी बाई म्यू टू, लिख सकते हो। तो यहां से तुम क्या प्राप्त कर सकते हो बेटा, ये बताना जरा मुझे इस पर्टिकुलर रिलेशन से, क्योंकि तुम्हें लैम्डा 1 गिवन है और लैम्डा 2 भी पता है, अब v1 और v2 भी तुम जान चुके हो। तो हम ये रिलेशन इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन समझ लो। उसके पीछे का एक सिंपल सा लॉजिक है कि हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाह रहे हैं, कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है। तो देखो क्या हो सकती है, समझो इस बात को। इन दोनों रिलेशन से लैम्डा 1 लैम्डा 2 v1 और v2, ये कर सकते हैं ना। यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 की वैल्यू फाइंड हो सकती है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा L1 अपॉन N1 इंटू N2 अपॉन L2, ये लिखा जा सकता है N2 बाई N1 L1 अपॉन L2। ये लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 की कंडीशन है, समझ गए। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। चलो आगे देखो। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस रिलेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं, v1 बाई v2 निकालने, और कुछ नहीं करेंगे। तो सिमिलरली v1 अपॉन v2 की वैल्यू बताओ, v1 अपॉन v2 की वैल्यू बताओ। अंडर रूट टी बाई म्यू वन, अंडर रूट टी बाई म्यू टू, डिवाइड कर दोगे तो रिजल्ट आएगा अंडर रूट म्यू टू अपॉन म्यू वन, आएगा। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 4 हो गया, हो गया। चलो देखो यहाँ पर, ऑल्सो फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा बराबर v, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा 1 बराबर v1, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा 2 बराबर v2, डिवाइड कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी कैंसिल हो जाएगी, लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 v1 अपॉन v2 मिल जाएगा। लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी है भैया बताओ जरा। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड n2 बाई n1 L1 अपॉन L2, v1 बाई v2 की वैल्यू कितनी है अंडर रूट म्यू टू बाई म्यू वन, और n2 बाई n1 की वैल्यू आ रही है L2 अपॉन L1 म्यू टू बाई म्यू वन। ये है इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिसे तुम्हें ध्यान में रखना है, रिमेंबर,
समझे? अब आप बोलोगे सर रिमेम्बर करना क्या है? भैया इसलिए क्योंकि इस रिलेशन से हम लोग नंबर ऑफ लूप्स पता कर ले जाएंगे या नंबर ऑफ हार्मोनिक्स पता कर ले जाएंगे। उस हार्मोनिक के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आ जाएगी और जैसे ही वेवलेंथ आएगी तो इस रिलेशन का इस्तेमाल करके हमें पता चल जाएगा कि हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है। समझ गए? तो बाई दिस रिलेशन, नोट लिख देता हूं मैं, बाई above relation we get value of n1 and n2। समझ गए? दैट इज ऑर्डर ऑफ हार्मोनिक्स थ्रू विच वी कैलकुलेट। हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? कैलकुलेट लैम्डा वन एंड लैम्डा टू और फ्रीक्वेंसी। समझ गए? तो ये कंडीशन थी तब की जब पॉइंट पी हमारा कैसा एक्ट कर रहा है, नोड की तरह बिहेव कर रहा है। अब कंडीशन हम लोग फाइंड करते हैं दूसरी, जब हमारा पॉइंट पी एंटी नोड की तरह बिहेव करे। तो एक बार इसे देख लो जल्दी से कि क्या कंडीशन थी। बेटा यही पॉइंट था हमारा, यही वाला जो पॉइंट है ना, यही पॉइंट पी था। ठीक है? तो अब आप समझ सकते हैं कि मैंने कुछ नया नहीं किया है, वही बेसिक रिलेशंस को उठा करके रखा है जो आप पिछले क्लासेस में सीख चुके हो। ठीक, तो लास्ट टॉप पॉइंट है हमारा आज की क्लास का, उसे डिराइव कर लेते हैं और यहीं से अपनी कंडीशंस को खत्म करते हैं। या ट्रांसवर्स वेव के बारे में अभी के लिए इसे कुछ दिन के लिए बंद करते हैं, क्योंकि कल से हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में कंडीशंस सीखेंगे। तो चलो दूसरी कंडीशन देखो या दूसरा केस देखो। दूसरा केस क्या है बेटा? केस सेकंड हमारे पास ये है कि पॉइंट पी हमारा एंटी नोड की तरह बिहेव करे। केस सेकंड, पॉइंट पी एक्ट एज एंटी नोड। ठीक है? तो अगर पॉइंट पी तुम्हारा एंटी नोड की तरह काम किया, मतलब ये कंडीशन, ये हमारी दूसरी स्ट्रिंग पॉइंट पी हो गया, ये नोड है, ये नोड है, ये एंटी नोड है। तो बताना मुझे इंड कंडीशन बताना, L1 L2। तो इंड कंडीशंस क्या निकल के आएंगी स्ट्रिंग वन के लिए? नोड एंटी नोड आएगी। स्ट्रिंग टू के लिए एंटी नोड और नोड, यही तो आएगी। तो ये सिमिलर नहीं हो गई? दिस इंप्लाइज द above कंडीशन इज सिमिलर टू वन एंड फ्री एंड वन एंड फिक्स्ड। ये वाली कंडीशन के सिमिलर हुई या नहीं? बताओ। बिल्कुल हो गई। तो चलो अब डेरिवेशन परफॉर्म करते हैं। इधर बनाते हैं स्ट्रिंग वन, इधर बनाते हैं स्ट्रिंग टू। ठीक है? देखो कंडीशन क्या है, नोड और यहां पर बना तुम्हारे पास एंटी नोड। ठीक है? ये हो गया तुम्हारा नोड और एंटी नोड। कैसे बनाओगे? सीधे से ऐसे दिखाओगे। सही बात है? अच्छा इसके लिए बताओ, ये हो गया तुम्हारा फिक्स्ड एंड और रस्सी इधर वाली खुली है ना बेटा, तो हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी, ये समझ गए? तो क्या बोलोगे? ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है। लंबाई कितनी है इसकी? यहाँ पर कंडीशन क्या बोल रहे हो? L1 बराबर लैम्डा बाई 4। लैम्डा 1 है। यहाँ पर देखो L2 लैम्डा 2/4। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही अगली कंडीशन देखो, फिर एंड फिक्स किया। अब बताना एंटी नोड, ये 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 कंडीशन तुम्हारे पास आ गई। इधर बताओ, ये देखो सिमिलर कंडीशन है।
एंटी नोड हो गया, ये नोड हो गया, ये नोड हो गया। तो लंबाई बताओ, L2 बराबर कितने लूप्स बन रहे हैं? यहाँ पर आप तो बोलोगे सर ये तो 1/2 लैम्डा 1/2 था, ये कितना है बताना जरा। एंटी नोड, 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 λ/4, 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 3 λ/4, यही तो है, दैट इज 3 λ1/4। यहाँ पर बताओ L2 बराबर 3 λ2/4। तो इस तरीके से हम लोग आगे की कंडीशंस फाइंड कर सकते हैं। तो देखो क्या लिखोगे, बताना मुझे, नंबर ऑफ लूप्स जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल है या हाफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल? हाफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है, तो सो नंबर ऑफ लूप्स विल बी हाफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2, ये है। तो कंडीशन बताओ, यहां से L1 क्या लिखी जा सकती है NF के लिए? लिख सकते हो आप N1 -1/2 λ/2, लिख सकते हो। अब आप बोलोगे सर ये आप माइनस क्यों कर दिए? ऐसे समझो कि अगर मैं यहाँ पर नोड बना देता तो आप देख सकते हैं ये, ठीक है, बना के दिखाता हूँ, देखो, समझे? तो ये N1 लूप था, उसमें से आपने आधा कट कर दिया, बस इसीलिए मैंने उसे लिखा है हाफ ऑड इंटीग्रल। सिमिलरली स्ट्रिंग 2 के लिए L2 बराबर N2 -1/2 λ2/2, ये कंडीशन आ गई। L1/L2 की वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं सर। L1/L2 आएगा 2N1 - 1 अपॉन 2N2 - 1 λ1/λ2, ये कंडीशन हमें देखने को मिल रही है। तो λ1/λ2 बराबर 2N2 - 1 2N1 - 1 L1 डिवाइड बाई L2, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब सिमिलरली क्या लिखते हो आप, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इज इक्वल टू वेव स्पीड, एंड वेव स्पीड बराबर √T/μ, ये अभी थोड़ी देर पहले डिराइव किया है, बस उसी चीज को यूज करना है। तो क्या लिखोगे, F इंटू λ1 बराबर V1, V1 की वैल्यू आएगी √T/μ1, एंड F इंटू λ2 बराबर V2 √T/μ2, इन दोनों को डिवाइड कर दो, जैसे ही डिवाइड करोगे λ1/λ2, यहां से देखो √μ2/μ1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर लो, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा, यहां से तुम्हें वैल्यू मिलेगी √μ2/μ1 2N2 - 1 2N1 - 1 L1 डिवाइडेड बाई L2, और 2N1 - 1 2N2 - 1 इज इक्वल टू L1/L2 इंटू √μ1/μ2। बेटा इस रिलेशन से हम लोग नंबर ऑफ लूप्स पर पहुंच जाएंगे, और जैसे ही नंबर ऑफ लूप्स या हार्मोनिक्स हमें मिलेगा, उससे हम वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करते ही हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था टॉपिक हमारा कि स्टैंडिंग वेव किस तरीके से स्ट्रिंग पर काम करती है या स्ट्रिंग पर फॉर्म होती है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल नई क्लास में, जहां पर हम लोग साउंड वेव के बारे में जानकारी देखेंगे।